21 अप्रैल डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात। आप इकबाल को शायर, फ़लसफ़ी, उस्ताद, सियासतदान और कानूनदान की निस्बत से तो जानते हैं, लेकिन आज आपके सामने माँ का लाडला कबूतरबाज नमाजी इकबाल पेश करने जा रहा हूँ। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर नदीम शफीक मलिक साहब। उनको इकबाल की यादें इकट्ठी करने का बहुत शौक़ है और उनकी किताब अल्लामा इकबाल की ताबिंदा यादें, जिसमें वो जाफ़र बलोच के हवाले से इकबाल के एक महल्लेदार दोस्त का इंटरव्यू शाया करते हैं, जो मंजूर अनवर कुरैशी ने 1950 में किया था। उसको नाम डॉक्टर इकबाल का बचपन दिया गया है, लेकिन मैं इसे नाम माँ का लाडला कबूतरबाज नमाजी इकबाल का देता हूँ। इकबाल अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात सियालकोट में गुजार रहे थे। बचपन की आज़ाद फ़ज़ाओं में ज़िम्मेदारियों से बेनियाज वो भी डॉक्टर अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल की बजाय सियालकोट के बच्चों में सिर्फ बाला था, खलंडरा, शौख मगर ज़हीन बाला। और मैं इस खलंडरे शौख बाले की टो में इसके बचपन के दोस्तों की तलाश में सरगर्दा था। कई दिनों की तलाश के बाद चंद बूढ़ों की ज़बानी मुझे दीनू का सराग मिला। ये वो खुशनसीब इंसान था जिसने 5 साल तक शब-रोज़ इकबाल के साथ गुजारे हैं। पुरपेच गलियों, घूमते हुए मोड़ों को तय करने के बाद मैं दीनू के यहाँ पहुँचा। एक नीम पुख्ता मकान के सामने एक बूढ़े पीपल की छतरी छाँव में बूढ़ा हुक्का पीने में मसरूफ़ था। बुझी बुझी निगाहों, बेनूर पशानी पर ज़ैफ़ी का सफ़ेद गलाफ तह दर तह चढ़ा हुआ था। इसकी शरियानों में ज़िंदगी की हरारत आखिरी संभाले ले रही थी। जब मैंने इसे बताया कि मुझे हज़रत इकबाल के बचपन के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात हासिल करना है, तो इसने ज़ैफ़ पीली से कांपते हुए सर को मेरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मेरे पास बैठ जा पुत्र, किस के घर का पता पूछ रहा है? जी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस आपके बचपन के दोस्त इकबाल के मतलब कुछ पूछना है। मैंने ये लाइन कही और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इकबाल का नाम सुनकर बूढ़े दीनू के जर्द पिचके हुए गालों में ज़िंदगी की बिजलियाँ लहरा उठी हैं। इसकी निगाहों में माजी के चंद धुंधले से नगूश उभर आए हैं और मैंने महसूस किया कि उसके उदास होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई है। अच्छा, अब मैं समझ गया, तुम बाले के मतलब पूछना चाहते हो। अजी हमारे लिए तो वो ना डॉक्टर था, ना सर, ना इलामा और ना ही मोहम्मद इकबाल, बल्कि हमारे नज़दीक तो महज बाला था, बाला। ऐसे उसे दोस्तों से वालहाना मोहब्बत थी। आप कब और कैसे उससे मिले थे? मैंने अपने सवालों से बूढ़े को डांपना शुरू किया। जी ये तो मैं नहीं बता सकता कि इकबाल को कब मिला, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल है। जी जिस शख्स को ज़िंदगी के बारे मसाइब ने अपने हवास से बेगाना कर दिया है, वो आपको किसी मखसूस आदमी के पहले रोज़ मिलने की तारीख किस तरह बता सकता है, और वो भी बचपन की, जब हमें ये एहसास ही नहीं हो सकता था कि हमारे साथ तालाबे मौला बख्श के किनारे गर्द गुबार से अटे मैदानों में हर शाम गुल्ली डंडा खेलने वाला इकबाल किसी रोज़ अपने लिए ऐसा बुलंद मुकाम बना लेगा कि हमसे इससे मिलने की तारीखें पूछने लगेंगे। हाँ, अलबत्ता आपको ये बता सकता हूँ कि सबसे पहले इकबाल को कैसे और कहाँ मिला था।
گرمیوں کے دن تھے. ایک روز شام کو بازار سے گزر رہا تھا کہ میرے ایک دوست نے ایک سادہ سے لڑکے سے یہ کہتے ہوئے میرا تعارف کروایا، یہ اقبال ہے، بازار حکیمہ میں رہتا ہے. مجھے پہلی ملاقات میں ہی اقبال کی غیر معمولی ذہانت اور معاملہ فہمی کا اندازہ ہو گیا تھا. اس کے بعد اسی دوست کے ہمراہ گاہے بگاہے اقبال سے ملاقات ہوتی تھی. آخر ایک دن ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آیا کہ ہم بہت قریب ہو گئے، گویا کہ صدیوں کے دوست. بات کچھ یوں ہے کہ دراصل اقبال کو کبوتر پالنے کا قدرتی شوق تھا، مگر پابندیوں کی وجہ سے وہ اپنا شوق پورا نہیں کر سکتے تھے. ان پابندیوں کی حدود میں راہ ہموار کرتے ہوئے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کبوتروں کے 2 جوڑے بازار کھٹکھاں کے ایک غیر آباد مکان میں رکھے ہوئے تھے اور مسجد سے فارغ ہونے کے بعد تمام دوستوں کے ساتھ اسی مقام کا رخ کیا کرتے تھے. کبوتروں سے جی بہلانے کے لیے وہ گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتے تھے. نہ جانے کس طرح سے اقبال کے استاد کو اس چوری کا علم ہو گیا اور اس کے تمام سازش فاش ہو گئے. اب میرے گھر کا رخ کیا گیا اور وہ کبوتر میرے ہاں رکھ لیے گئے. مجھے بچپن ہی سے والدین کی طرف سے اچھی خاصی آزادی تھی. اقبال مسجد سے فارغ ہو کر ہمارے گھر آ جاتے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ ہمراز دوست بھی ہوتے تھے اور گھنٹوں وہاں ٹھہرے رہتے. اگرچہ بچپن ہی سے اسے سوچ بچار کی عادت سی تھی، مگر کبوتروں کی ہر اڑان کی نگاہ میں تازہ چمک پیدا ہوتی تھی اس کی نظروں میں، فضا میں جیسے کبوتروں کے ساتھ وہ بھی اڑ رہا ہو. مگر اقبال کے اس والہانہ شوق سے اس کی تعلیم پر اثر نہیں ہوا تھا. وہ اپنے ہم جماعتوں میں سب سے ذہین تھا. کبوتروں کا اتنا شوقین ہونے کے باوجود وہ اپنی تعلیم پر پوری توجہ دیتا تھا. وہ ہمارے نزدیک دوست ہونے کے باوجود پڑھائی کے وقت کبھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کھیل میں الجھایا جائے. ایک دفعہ چھونی میں بڑے بڑے مشہور پہلوانوں کی کشتی تھی. میں بیکار تو تھا ہی، دوستوں سے مشورہ کیا اور دنگل دیکھنا چاہا. سب دوست اکٹھے ہو کر اقبال کے ہاں جا رہے تھے. وہ رستے میں ہی مسجد سے واپس آتے ہوئے مل گئے اور جب ہم نے اپنی سکیم بتائی تو اقبال نے ہمارے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ الٹا ہمیں نصیحتیں کرنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف ہم دنگل دیکھنے ہی نہ گئے بلکہ اس روز سے اقبال کے ساتھ میں نے مسجد بھی جانا شروع کر دیا. اقبال کو فارسی کی زبان میں بہت دلچسپی تھی. 12 سال کی عمر میں ہی اس نے گلستان و بوستان نہ صرف ازبر کر لی تھی بلکہ وہ ہمیں اپنی قوت حافظہ کی بدولت اس کتاب سے سبق بھی پڑھایا کرتا تھا. جب میں اقبال اور اس کے پرانے دوستوں سے پوچھا کہ اقبال بچپن میں شعر کہا کرتے تھے یا اسے موسیقی سے کوئی شغف تھا، تو اس نے گہری سوچ پکڑی اور جواب دیا، یہ تو مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں اور نہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس زمانے میں اقبال شعر کہا کرتے تھے. ہماری زیادہ صحبتیں کبوتر بازی اور گلی ڈنڈا کھیل میں مصروف ہوتی تھی. البتہ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت جب ہمیں شعر کا صحیح مفہوم بھی معلوم نہیں تھا، اقبال ہمیں اردو اور فارسی کی نظمیں جھوم جھوم کر سنایا کرتے تھے. یہاں تک مجھے یاد ہے میں نے اپنی ملاقاتوں کے دوران اسے گاتے ہوئے نہیں سنا، صرف سنایا کرتے تھے. اسے موسیقی سے دلچسپی ضرور تھی لیکن خود نہیں گاتا تھا. خاص طور پر ہیر سننے کا بہت شوق تھا. ہمارا ایک دوست تھا جسے ہیر کے کچھ اشعار زبانی یاد تھے. چاندنی راتوں میں جب ہر طرف سکون چھایا ہوتا تھا، تالاب، شیخ مولا بخش یا پل لیک کے کنارے اکٹھے ہو جاتے اور سب سے پہلا تقاضا اقبال کی طرف سے ہی سننے کا ہوتا تھا. مگر آپ رات کے وقت گھر سے باہر جا کر ہی سننے کی اجازت کیسے حاصل کرتے تھے؟
जिस ज़माने की बात कर रहे हैं उस वक़्त ना तो सिनेमा था, ना थिएटर, ना क्लब, जिसकी मौजूदगी में हमारे वालिदैन को अखलाक बिगड़ने का ख़तरा होता, बल्कि इस ज़माने में तो खुद समझदार वालिदैन बच्चों की सेहत बरकरार रखने की गर्ज से खुद सैर के लिए मजबूर किया करते थे। इकबाल के बचपन के ज़माने में आम तौर पर लिबास कैसा होता था? वो आमतौर पर कमीज़ और शलवार पहना करता था, क्योंकि इस ज़माने में यही लिबास ज़्यादा मकबूल था। कभी कभी शलवार पर कोट भी पहनने को मिल जाता था। इसके वालिद एक पाबंद सोमो सौलात बुजुर्ग थे। उसे शुरू ही से दीनदार लोगों में उठने बैठने का मौका मिला था, इसलिए इसका लिबास बिल्कुल सादा था। यूं भी वो लिबास के मामले में बहुत लापरवाह था। अगर कमीज़ का बटन टूट गया तो कई दिन तक वालदा के इसरार के बावजूद टूटा ही रहता। इकबाल अपनी वालदा से इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर वो पुल्लतफ़ से पुल्लतफ़ मजलिस में भी बैठे होते, वालदा का अंदर से प्याम आता तो महफिल छोड़कर फ़ौरन तामील करते। एक दिन मैंने इकबाल के यहाँ गया। बचपन के दोस्त और हम उम्र होने की वजह से मैं अंदर चला जाया करता था। अंदर जाकर देखा, इकबाल पर इसकी वालदा खफा हो रही थी। इकबाल नहायत सब्र और सुकून से खामोश खड़े थे। मालूम हुआ डॉक्टर साहब की वालदा 2 दफ़ा कहने के बावजूद उन्होंने कपड़े नहीं बदले थे। इकबाल की वालदा एक बहुत मशफ़ीक़ माँ थी। वो जब इंतहाई गुस्से में आती तो इकबाल से कहा करती थी, जा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। इस रोज़ मेरे सामने भी उन्होंने यही अल्फाज गुस्से की हालत में बोले थे। अगले रोज़ जब मैं फिर से इकबाल से मिलने गया तो एक दोस्त के हमरा था और मालूम हुआ कि उसे बुखार हो क्या है। मालूम हुआ कि जब भी उसे वालदा ये अल्फाज बोलती हैं कि जा, मैं तेरी माँ नहीं, तो उनकी तबीयत पर गरां गुजरता है और इसका असर लेते हुए वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। इकबाल अक्सर हमें खुद कहा करते थे कि अगर मेरी वालदा मुझे 4-5 दफ़ा यही अल्फाज कह दे तो मैं यकीनन मर जाऊँगा। बूढ़े दीमू का दम फूलने लगा। उस पर खांसी का शदीद तोड़ा पड़ गया, मगर थोड़ी देर खांसने के बाद इसने खुद ही मौजू से दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहना शुरू कर दिया कि इकबाल अपने तमाम बचपन के दोस्तों से ज़्यादा नमाजी था। ये इस वक्त की तरबियत का असर था। महल्ले के लोग इकबाल की इन बातों से ये अंदाज़ा लगाया करते थे कि ये लड़का बड़ा होकर ज़रूर मौलवी बनेगा, मगर इसके बरक्स इकबाल ऐसी बातें सुनकर कहा करते थे, मैं हरगिज़ मौलवी नहीं बनूंगा। एक रोज़ हम इकबाल के घर के सामने बाज़ार में इसके मुंतज़िर खड़े थे। इसके वालिद मकान से बाहर आए और बताया कि इकबाल पास की मस्जिद में शाम की नमाज अदा करने गया है। अभी वो यही बता रहे थे कि इकबाल भी मस्जिद की तरफ से आन पहुंचा, मगर पाँव नंगे थे। वालिद ने पूछा, जूता कहाँ है? तो इकबाल ने जवाब दिया, अब्बा जी, अब मैं पक्का नमाजी बन गया हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे नमाजी समझकर मस्जिद से मेरा जूता उड़ा लिया है। हमें यह एहसास तक ना होता था कि हम घरों में कितना अरसा गायब रहते थे। गाहे गाहे हम आसपास के किसी गांव में चले जाते और इकबाल को देहात से बहुत लगाव था। गांव में पहुंचकर इसे होश तक न रहता था वो शहर से कितनी दूर पहुंच गया है। एक दफ़ा हम हस्बे मामूल सैर करते हुए एक नवाही गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हमें बहुत से कबूतर और इस गांव की तरफ जाते हुए मिले। कुछ लड़के कहने लगे, इन कबूतरों को गांव जाकर देखना चाहिए, मुमकिन है कि सफ़ेद कबूतरों का एक जोड़ा मिल ही जाए। हम गांव पहुँचे
गांव के किनारे एक तकिया था जिस पर एक फ़कीर बैठा हुआ था। जब सब कबूतर इसी के थे मालूम हुआ तो हमने इससे सफ़ेद कबूतरों का जोड़ा मांगा, मगर इसने साफ इनकार कर दिया। हम सब में से इकबाल को इस इनकार ने बहुत तकलीफ़ पहुंचाई और रास्ते में एक दोस्तों ने कबूतरों पर हाथ साफ करने का इरादा ज़ाहिर किया। इस बात पर तो सब मुत्तफिक थे कि कबूतर चराए जाएं, सिर्फ चोरी के तरीके के बारे में अलग अलग राय थी। इकबाल खामोश था। जब इससे पूछा गया तो वो हम सब पर बरस पड़ा, चोरी में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और आखिर हम चोरी का इरादा तर्क करके वापस चल दिए। जब सब दोस्त घरों को चले गए तो लालू, शम्मे और मैंने कबूतर चराने का इरादा किया। किसी न किसी तरह कबूतर का एक जोड़ा हासिल करने में कामयाब हो गए। दूसरे दिन इकबाल मेरे यहाँ आया तो कबूतरों का सफ़ेद जोड़ा देखकर हैरान रह गया। मैंने इस वक्त तो इसे कह कर टाल दिया कि मेरे वालिद मुझे मोल लेकर दिए हैं, लेकिन कुछ रोज़ बाद मुझे इकबाल को असल हालात से आगाह करना पड़ा तो इसने हमारे से मिलना जुलना छोड़ दिया और पूरे 2 महीने हमारे पास न फटका। मैंने सवाल किया, दीनू जी, इकबाल जब लंदन से वापस आए थे तो आपसे इसी तरह मिले थे जिस तरह बचपन में मिला करते थे? कुछ देर रुककर आंखें साफ करते हुए दीनू बोला, हाँ बिल्कुल इसी तरह, बल्कि इससे भी ज़्यादा तापाक अंदाज से। इसे किसी अजीज़ की शादी पर सियालकोट आना पड़ा। मैं इन दिनों बेरोज़गारी से तंग आकर चुंगी के महकमा में चपड़ासी हो गया था। सियालकोट पहुंचते ही इकबाल मेरे घर का रुख किया। मैं नौकरी पर था। घर से पता मालूम करके वो सीधा दफ्तर पहुंचा। मुझे देखते ही गले लगा लिया। चुंगी के महकमा के कलरक आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देख रहे थे। इकबाल तो इस वक्त भी बड़ा आदमी था। लंदन से बरेस्ट्री करके आया था, लेकिन किसी को क्या खबर थी कि वो इतना बड़ा बन जाएगा। मेरा जी चाहता है कि इकबाल फिर मुझसे मिलने आए, बिल्कुल बच्चों की तरह इसरार करके मुझसे कहे, दीनू आओ बचपन की बातें करते हैं। तुम्हें याद है ना जब हमने तुमसे कबूतरों का जोड़ा चराया था तो मैंने कहा था। दीनू ने ये कहकर हुक्के की नल मुंह से हटाई, चारपाई पर दराज हो गया और मैं भी रुखसत लेकर वापस आ गया।